हेलो फ्रेंड्स, आई एम जयश्री एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th फर्स्ट राइट का चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, जिसकी राइटर हैं खुद एनी फ्रैंक। ये जो चैप्टर है एक्चुअली में एनी फ्रैंक की एक बुक है, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। उसी का एक ये एक्सट्रैक्ट हमें आज पढ़ने को दिया गया है। यहाँ जो आप इमेज देख पा रहे हो वो किसकी है? एनी फ्रैंक की। आगे बढ़ने से पहले हम जो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो इनकी इंट्रोडक्शन में से हम पढ़ लेते हैं। तो एनी फ्रैंक जो है उनका पूरा नाम था एनीलिस मैरी। इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 12 जून 1929 को और फेब या मार्च 1945 में इनकी डेथ हुई थी। वैसे तो ये जर्मन कंट्री से बिलोंग करती थी, लेकिन ये जूइश गर्ल थी, यानी यहूदी थी, है ना। और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जब हिटलर का राज्य चल रहा था, उस दौरान एम्स्टर्डम में ये अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने 4 फ्रेंड्स के साथ रहा करती थी और उसी दौरान इन्होंने ये बुक भी लिखी है। ठीक है। अब क्या होता है कि पहले तो ये नीदरलैंड्स में, पहले तो ये जर्मनी में ही रह रहे थे, लेकिन जब जर्मनी में हिटलर का राज्य बढ़ता चला गया तो ये एम्स्टर्डम चले गए, लेकिन धीरे धीरे उसका राज्य वहाँ तक भी पहुँच गया। वो वहाँ पर भी अपना तानाशाही दिखाने लगा। उसके बाद में जब ज्यूश पॉपुलेशन काफ़ी इंक्रीज़ हो गई, उन पर काफ़ी ज़्यादा अत्याचार बढ़ने लगा, तो ये जो फैमिली है एनी फ्रैंक की, वो उन्हीं के फादर थे, एनी फ्रैंक के फादर ऑटो फ्रैंक। तो उनकी जो ऑफिस बिल्डिंग थी वहाँ पे उनके रूम्स में जाकर के छिप कर के रहने लगे जुलाई 1942 में। 2 साल वहाँ छिप कर रहने के बाद में एक बार किसी ने इनको धोखा दे दिया और एक्चुअली में इनको फिर कॉन्सेंट्रेशन कैंप में जाना पड़ा, जो कि हिटलर का कॉन्सेंट्रेशन कैंप था, यानी एक तरीका प्रिजन था जहाँ पे लोगों को ले जा कर के परेशान किया जाता था, अत्याचार किया जाता था उनके ऊपर, उनको मार दिया जाता था। तो ऐसे ही एनी जो है उनकी भी डेथ हो गई थी। बर्गन बेल्सन नाम का एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप था जहाँ पे टाइफस से उनकी डेथ हो गई। पहले उनकी सिस्टर मार्गोट फ्रैंक की डेथ हुई और बाद में कुछ टाइम के बाद उनकी भी डेथ हो गई। अच्छा, अब थोड़े टाइम के बाद वर्ल्ड वॉर 2 का जब एंड होता है 1945 में, तो एम्स्टर्डम में वापस लौटते हैं इनके फादर ऑटो। ठीक है। एक्चुअली में केवल एक ही इनकी फैमिली से एक ही पर्सन ज़िंदा बचा था और वो थे इनके फादर ऑटो फ्रैंक। तो वो काफ़ी टाइम के बाद एम्स्टर्डम में आते हैं ये देखने के लिए कि शायद वो डायरी जो मेरी बेटी ने लिखी थी वो बच गई हो। तो वो आते हैं, उनको वो डायरी मिल भी जाती है और उसमें जब वो देखते हैं कि इसमें काफ़ी सारा यूनिक रिकॉर्ड है, वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जो भी चीज़ें हुई थी उसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसमें है। तो वो सोचते हैं कि क्यों ना मैं इसको इंग्लिश लैंग्वेज में पब्लिश करवा दूँ, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल के नाम से, जिससे कि अभी की हिस्ट्री की जो भी इंफॉर्मेशन है वो आगे आने वाले जनरेशन को भी मालूम पड़े। द डायरी वॉज गिवन टू एनी फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे एंड क्रॉनिकल्स द इवेंट्स ऑफ अ लाइफ फ्रॉम 12 जून 1942 अंटिल इट्स फाइनल एंट्री ऑफ 1 अगस्त 1944। तो यहाँ समझने वाली बात बस एक ही है कि उनकी जो फर्स्ट एंट्री थी डायरी में 12 जून 1942 को हुई थी, उनकी जो फाइनल एंट्री है वो हुई थी 1 अगस्त 1944 को। ये आपको याद रखना है। और ये डायरी उन्हें कब दी गई थी? उनके 13th बर्थडे पे। इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच इंटू मैनी लैंग्वेजेस एंड बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रेड बुक्स। ये एक्चुअली में डच लैंग्वेज में लिखी गई थी उनकी डायरी और इससे उसके बाद काफ़ी सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया। इसके अलावा बहुत सारी फिल्म्स भी बनी, ओपेरा भी हुए, थिएट्रिकल प्रोडक्शन हुए। और इसके बाद हम बात कहते हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि एनी फ्रैंक जो हैं, जितने भी होलोकॉस्ट विक्टिम्स थे वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान, होलोकॉस्ट मतलब जिन्हें बहुत सारी संख्या में जब लोगों को परेशान किया जाता था, मार दिया जाता था कॉन्सेंट्रेशन कैंप में ले जा करके, तो उन सारे विक्टिम्स में से एक इम्पॉर्टेंट विक्टिम हमारी एनी फ्रैंक भी थी, जिन्हें बहुत ज़्यादा याद किया जाता है आज भी। ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन हम यहाँ पे फिनिश करते हैं और आगे बढ़ते हैं मेन चैप्टर की ओर। एनी फ्रैंक अपनी डायरी को लिखते समय क्या क्या बातें बता रही हैं हमें, वो सारी बातें हम देखेंगे यहाँ पे। राइटिंग इन अ डायरी इज़ अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। उन्होंने कहा कि मेरे जैसे उम्र के इंसान के लिए, 13 ईयर ओल्ड एक बच्चे के लिए डायरी लिखना एक बहुत ही अजीब, बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस है। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old school girl. अब ऐसा उन्होंने क्यों कहा कि राइटिंग जो है, यानी डायरी लिखना मेरे लिए एक बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस है,
तो उसके उन्होंने 2 रीज़न बताए। पहला रीज़न ये कि केवल एक रीज़न नहीं है कि मैंने इससे पहले कुछ लिखा नहीं है, बल्कि एक रीज़न ये भी है कि मुझे लगता है कि 13 साल की एक छोटी सी बच्ची, स्कूल में पढ़ने वाली लड़की, तो उसके जो म्यूजिंग्स हैं, मतलब जो उसके जो थॉट्स हैं, उसे मैं खुद भी या कोई और थोड़े टाइम के बाद पढ़ने में इंटरेस्टेड भी होगा। मतलब उन्हें लग रहा है कि यार 13 साल की बच्ची क्या ही लिख लेगी। आप खुद सोचो, स्कूल में जो चीज़ें होती हैं, फ्रेंड्स के साथ जो बातें होती हैं, डेली लाइफ की ये छोटी मोटी बातों को पढ़ने में कौन ही इंटरेस्टेड होगा। ओ वेल, इट डजेंट मैटर। लेकिन उन्होंने कहा मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई पढ़ने में इंटरेस्टेड हो या ना हो। आई फील लाइक राइटिंग एंड आई हैव इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। उन्होंने कहा कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा लिखने का मन करता है इसलिए मैं लिखती हूँ। और इससे भी बड़ी बात तो ये है कि मुझे ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे बहुत ज़रूरत है लिखने की, क्योंकि मैं अपने मन की सारी बातों को इसमें एक्सप्रेस करना चाहती हूँ। पेपर हैज़ मोर पैशंस दैन पीपल। I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. तो बताती हैं कि एक दिन मैं ऐसे ही घर पे बैठी हुई थी, काफ़ी बोर हो रही थी, थॉटफुल मूड में थी, मेरे अंदर कोई एनर्जी नहीं थी, कुछ करने का एक्साइटमेंट नहीं था। तो मैं घर पे बैठी थी, मैं सोच रही थी कि मैं घर के अंदर रहूँ या बाहर जाऊँ। और ऐसे ही एक दिन में जब मैं थोड़ा सा डिप्रेस्ड थी, तो मैंने सोचा एक कहावत के बारे में कि पेपर हैज़ मोर पैशंस दैन पीपल। यानी कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उससे कहीं ज़्यादा पेशेंस, कहीं ज़्यादा धैर्य होता है एक पेपर में। और यहीं से आपका क्वेश्चन भी आता है कि वाई डिड एनी फ्रैंक थिंक दैट पेपर हैज़ मोर पैशंस दैन पीपल। तो आप समझने की कोशिश करो कि यदि कोई ह्यूमन बींग है, आपका कोई फ्रेंड है, सपोज़ आपका कोई फ्रेंड है, कोई फैमिली मेम्बर है, आप उनसे कोई बात शेयर करते हो, उन्हें कोई भी बात बताते हो, तो आप कब तक उनसे बात कर सकते हो। यानी कि आप कोई ऐसी चीज़ पे बात कर रहे हो, इस टॉपिक पे, जिस पे उनको इंटरेस्टेड ही नहीं है यदि वो, तो वो आपकी बात 5 मिनट सुन सकते हैं, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन पेपर जो है उसमें इतना धैर्य होता है कि आप उससे कभी भी कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी शेयर कर सकते हो। और इवन आप उसको, उस पर अपने थॉट्स लिखने के बाद में यदि आपको पसंद नहीं आता तो आप उसे फाड़ फेंक सकते हो, आप जला सकते हो। और इवन आप कभी भी उससे उस पर कुछ भी लिखोगे, वो कभी भी कोई कंप्लेन नहीं करेगा, आपको जज नहीं करेगा। जबकि ह्यूमन बीइंग जो हैं, उनमें ये, उनके साथ बातें शेयर करने में हमेशा ये रिस्क रहता है कि वो आपको जज कर सकते हैं, वो आपकी किसी और से कंप्लेन कर सकते हैं, वो आप में कमियां निकाल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है ना। तो किसी इंसान से बात करने में बात करने पर आपको इतना सोचना पड़ता है, लेकिन आप पेपर पे जब अपने थॉट्स एक्सप्रेस करोगे, उससे बातें शेयर करोगे, तो आपको इतना सोचना नहीं पड़ेगा। तो इसी कहावत के बारे में उन्होंने उस दौरान सोचा। आई फाइनली स्टेयर्ड वेयर आई वॉज ब्रूडिंग। यस, पेपर डज हैव मोर पैशंस, एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टिफ बैग्ड नोटबुक, grandly referred to as a diary, unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference. अब उन्होंने कहा कि हाँ, ऐसा होता तो है, ये तो पक्का है कि पेपर में ज़्यादा पेशेंस होता है ह्यूमन बींग से। और क्योंकि जो है, मैं अभी, मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है कि मैं अपनी ये जो स्टिफ बैग्ड नोटबुक, स्टिफ का मतलब कठोर बैग कवर वाली ये जो नोटबुक है, इसे प्यार से मैं डायरी बुलाती हूँ, तो इस बुक को मैं किसी को पढ़ने देने तो वाली नहीं हूँ। ऐसा तो मेरा कोई प्लान है नहीं, है ना। और वो भी कब तक, जब तक कि मुझे कोई रियल फ्रेंड नहीं मिल जाता। तो उन्होंने सोचा कि इससे कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ने भी नहीं वाला, ठीक है। मतलब मैं इसमें कुछ भी ऐसा कुछ भी लिखूँ उस डायरी में, तो मैं जब किसी को पढ़ने के लिए नहीं दूंगी, तो मैं चाहे इसमें कुछ भी लिखूँ, इससे क्या ही फ़र्क पड़ने वाला है। कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। Now I am back to the point that prompted me to keep a diary in the first place. I don't have a friend. और अब उन्होंने कहा कि मैं आपको उस पॉइंट के बारे में बताती हूँ, मैं उस पॉइंट पे वापस आती हूँ जिसने एक्चुअली में मुझे इंस्पायर किया, एक्साइटेड किया, इस चीज़ के लिए प्रेरित किया कि मैं अपनी डायरी को फर्स्ट पेज पे रखूँ, यानी उसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दूँ। वो रीज़न क्या था? वो रीज़न ये था कि आई डोंट हैव अ फ्रेंड, मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। यानी कि उनका कोई फ्रेंड नहीं था, इसलिए वो डायरी में अपनी सारी बातों को शेयर करना चाहती थी, और इसलिए उन्होंने डायरी राइटिंग स्टार्ट किया। आगे वो कहती हैं, लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13-year-old गर्ल इज कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड।
वो कहती हैं कि मैं आपको एक बात बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर देती हूँ कि कोई भी इस बात पे विश्वास नहीं करेगा कि एक 13 साल की बच्ची जो है वो इस दुनिया में अकेली है। एंड आई एम नॉट, और मैं हूँ भी नहीं, ऐसा सोचने की ज़रूरत भी नहीं कि मैं पूरा अकेली हूँ। आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड अ 16-year-old सिस्टर एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स। वो कहती हैं कि मेरा कोई फ्रेंड नहीं है और मैं डायरी राइटिंग शुरू कर रही हूँ, जिसका मतलब ये नहीं कि मैं बिल्कुल अकेली हूँ। मेरे पास मेरे लविंग पेरेंट्स हैं, मेरी 16 साल की मुझसे बड़ी एक सिस्टर हैं जो कि जिनका नाम है मार्गोट, आगे हमने पढ़ा भी था। और उसके अलावा भी लगभग 30 लोग ऐसे हैं, 30 ह्यूमन बींग्स ऐसे हैं जिनको मैं फ्रेंड्स बुला सकती हूँ। आई हैव अ फैमिली, लविंग आंट्स एंड अ गुड होम। इसके अलावा मेरा एक अच्छा परिवार है, मुझे प्यार करने वाली आंटियाँ हैं और एक अच्छा घर भी है। नो, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड। उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है, लेकिन कि सरफेस पे तो मुझे लगता है कि मेरे पास सब कुछ है। आपको भी ये सब सुन के ये लगा होगा कि यार सब कुछ तो है इनके पास, इतने सारे लोग हैं तो अकेली कैसे होगी। लेकिन उन्होंने कहा एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, तो मेरे पास सब कुछ है लेकिन मेरे पास एक सच्चा फ्रेंड नहीं है, उसको छोड़कर सब है। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद फ्रेंड्स इज़ हैविंग अ गुड टाइम। और वो कह रहे हैं कि जब मैं फ्रेंड्स के साथ होती हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा टाइम बहुत अच्छा स्पेंड होता है, इसलिए उनको वो फ्रेंड की तलाश में है। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डनरी एवरीडे थिंग्स। उन्होंने कहा, और एक और बात यह है कि मैं अपने आप को ना मजबूर नहीं कर सकती। ब्रिंग माई सेल्फ का मतलब मैं अपने आप को कंपेल नहीं कर सकती, मजबूर नहीं कर सकती। रोज़ाना की जो चीज़ें हैं केवल मैं वही शेयर करना चाहती हूँ, वैसी बातें मुझे जो है ना इधर उधर की फालतू बातें ही करने में मज़ा आता है। तो अगर मैं किसी इंसान को पकड़ भी लूँगी, फैमिली मेम्बर्स को या उन आंटीज़ को जिनसे मैं किसी मुद्दे पर बात करना चाहूँगी, तो यही वो उनको लगेगा, पर मुझे तो ऐसा कुछ करना नहीं है। तो यही बात है कि मैं उनसे बात नहीं भी कर पाती। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट्स अ प्रॉब्लम। उन्होंने कहा कि यार मुझे लगता नहीं कि हम लोग ज़्यादा क्लोज हो पाएंगे, मतलब मैं उनसे ज़्यादा क्लोज नहीं हो पा रही हूँ, यही प्रॉब्लम है। यानी कि मैं उनसे अपनी बातें उस तरह से खुलकर शेयर नहीं कर पाती हूँ जितना कि मैं चाहती हूँ। मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर। उन्होंने कहा शायद ये मेरी ही गलती हो सकती है कि मैं उन लोगों के साथ में अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही हूँ। कन्फाइड इनका मतलब टू टेल पर्सनल थिंग्स प्राइवेटली टू अ पर्सन दैट वन ट्रस्ट, यानी जिस इंसान पे आप विश्वास तो करते हो लेकिन आप उनसे अपनी पर्सनल बातों को शेयर नहीं कर पा रहे हो। इन एनी केस दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लायबल टू चेंज। उन्होंने कहा कई सारे केस में ऐसा होता है, तो यहाँ पर भी ऐसा ही है कि कुछ चीज़ें जैसी हैं वैसी ही होती हैं और अनफॉर्चुनेटली आप उनको चेंज भी नहीं कर सकते, वो चेंज हो ही नहीं सकती। कहने का मतलब कि मुझे इतने सारे लोगों के होने के बावजूद भी उनसे बात करना नहीं पसंद है, नहीं मैं अपनी बातें शेयर कर सकती, तो ऐसा ही है, मतलब वो चीज़ें चेंज नहीं हो सकती। दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, और यही रीज़न है कि मैंने डायरी लिखना शुरू किया। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वाई डिड एनी फ्रैंक स्टार्ट राइटिंग डायरी, सो योर आंसर विल बी वॉट that she had everyone, like her family members, her friends, aunties, everyone, but she doesn't have any true friend with whom she can share her true feelings or any ordinary things. Okay, आगे बढ़ते हैं। उन्होंने कहा to enhance the image of this long awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do, but I want the diary to be my friend and I'm going to call this friend Kitty. उन्होंने कहा कि जैसे हमें किसी लंबे समय तक एक फ्रेंड का इंतज़ार होता है, जैसे कि उनकी इमेजिनेशन भी था कि मेरा फ्रेंड ऐसा हो, तो उन्होंने कहा कि इतना टाइम तक मुझे इंतज़ार रहा, लेकिन फिर भी मैं इस डायरी में ऐसी चीज़ें नहीं, ऐसे फैक्ट्स नहीं डालूँगी। जॉट डाउन मतलब राइट डाउन, मतलब मैं ऐसे फैक्ट्स नहीं इसमें लिखना चाहूँगी जैसा कि अक्सर लोग करते हैं, है ना, कि मेरा फ्रेंड ऐसा होता वैसा होता और मुझे फिर मेरी डायरी मिली, तो ये सब चीज़ें मैं नहीं लिखूँगी। बल्कि मैं अपनी डायरी को मेरा सबसे अच्छा फ्रेंड बनाना चाहती हूँ और मैं इस फ्रेंड को किट्टी के नाम से बुलाने वाली हूँ। ओके,
तो उन्होंने अपनी डायरी का नाम क्या रखा? किट्टी। ये भी आपको याद रखना है। सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किट्टी इफ आई वर टू प्लज राइट इन, आई वुड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो। अब उन्होंने कहा अब इस किट्टी में मैं जो भी स्टोरी शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि कोई भी ना उसका एक भी शब्द समझ नहीं पाएगा अगर मैं डायरेक्टली जंप कर जाऊँगी उन बातों पर जो मैं इस पर लिखने वाली हूँ। तो बेटर होगा कि मैं एक छोटा सा स्केच, ब्रीफ स्केच, मतलब छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ अपनी लाइफ का कि ऐसा ऐसा है, मेरी फैमिली में ये लोग हैं। वरना मैं डायरेक्ट लिखूँगी कि मार्कोट ने मुझसे ऐसा कहा, मेरे बर्थडे पर मुझे उन्होंने ये दिया, तो किसी का नाम ही मालूम नहीं होगा, तो फिर पढ़ने वाले को इंटरेस्ट भी नहीं आएगा अगर सपोज़ कभी कोई पढ़ता है इस डायरी को। तो उन्होंने कहा मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, क्योंकि ज़्यादा बड़ा इंट्रोडक्शन देने में मैं खुद भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ठीक है, मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, ज़्यादा मुझे देना नहीं है। माई फादर, तो अब उन्होंने देखो यहाँ से आपको ये चीज़ याद रखनी है, उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया पूरा अपनी फैमिली का। माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन डिडंट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36 एंड शी वॉज 25। तो उन्होंने कहा कि मेरे फादर जो कि बहुत ही एडोरेबल, बहुत ही लवेबल फादर हैं, जैसे फादर मुझे आज तक नहीं मिले। ठीक है, कहने का मतलब उनके फादर बहुत ही अच्छे हैं। और उनकी मॉम की और फादर की एज वो बता रहे हैं कि उनकी फादर की एज 36 थी और उनकी मॉम की एज 25 थी जब उन दोनों की शादी हुई। माई सिस्टर मार्गोट वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926। तो 1926 में फ्रैंकफर्ट में उनकी सिस्टर मार्गोट का जन्म हुआ था। आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929 और मेरा जन्म हुआ था 1929 में। इन 1926 में उनकी सिस्टर मार्गोट का जन्म हुआ और 1929 में उनका खुद का जन्म हुआ। तो आगे वो कहती हैं कि आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4। फ्रैंकफर्ट में रही जब तक वो 4 साल की थी। माई फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933 और उनके जो फादर हैं वो 1933 में हॉलैंड चले गए। फिर वो कहती हैं माई मदर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। ठीक है, मतलब उनके जो फादर हैं वो 1933 में हॉलैंड चले गए और माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक went with him to Holland in September while Margot and I was sent to Aachen to stay with our grandmother। तो 1933 में उनके फादर के जाने के बाद में सितंबर में उनकी जो मदर हैं जिनका नाम है एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, वो भी चली जाती हैं हॉलैंड और उनकी जो दोनों डॉटर्स हैं मार्गोट और एनी फ्रैंक वो ग्रैंड मदर के साथ में आकेन में रहती हैं। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर एंड आई फॉलोड इन फेब when I was plunked down on the table as a birthday present for Margot। और फाइनली दिसंबर में मार्गोट जो है उनकी सिस्टर वो चली गई हॉलैंड में और उसके बाद में फरवरी में मैं भी हॉलैंड चली गई और जहाँ पे मुझे एक तरीके से जब मेरा उनका बर्थडे था तो मार्गोट की बर्थडे पर एक तरीके से मुझे उनके सामने प्रेजेंट किया गया। प्लंक्ड डाउन का मतलब होता है कि पुट डाउन इन अ कैजुअल वे, जैसे कि उनका बर्थडे है और वो खुश हो गई कि चलो फाइनली मेरी सिस्टर भी मेरे पास आ गई, अब हम दोनों मिल के बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, एंजॉय करेंगे। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन जो आपको हाईलाइट यहाँ पे किया हुआ है उसको याद रखना है। उनके फादर का नाम, मदर का नाम और जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो आपको यहाँ पे याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी मेरी एजुकेशन स्टार्ट की हॉलैंड से, कहाँ पे, मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में। आई स्टेयर्ड देयर अंटिल आई वॉज 6 एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म। और मैं उस स्कूल में 6 साल तक रही। ठीक है, आई स्टेयर्ड देयर अंटिल आई वॉज 6। ठीक है, उस स्कूल में मैं 6 साल तक रही और तब मैं फर्स्ट क्लास में पहुंच गई थी। ठीक है, इन द 6th फॉर्म माई टीचर वॉज मिसेस क्यूप्रस द हेड मिस्ट्रेस। उन्होंने कहा जब मैं 6th क्लास में आई तो वहाँ पे एक टीचर थी जो कि वहाँ की हेड मिस्ट्रेस भी थी, मिसेस क्यूप्रस। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। उन्होंने कहा कि मुझे मिसेस क्यूप्रस इतनी पसंद थी और उन्हें भी मैं इतना पसंद थी कि जब वहाँ पे हमारा फेयरवेल हुआ, जब मैं वहाँ से जाने लगी तो मुझे और उन्हें दोनों को ही बहुत ज़्यादा रोना आया। ठीक है, वो जो फेयरवेल था, जो हमारे विदाई का जो सीन था वो काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग था क्योंकि दोनों ही रो रहे थे। इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंडमा फेल इल एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन,
सो माई बर्थडे पास विद लिटिल सेलिब्रेशन। वो आगे बताती हैं कि 1941 में ग्रैंड माँ जो है बहुत ज़्यादा बीमार हो गई, ठीक है, और उनका एक ऑपरेशन भी हुआ। तो क्योंकि थोड़ा सा, जब आपको मालूम है घर में थोड़ा सा सैडनेस वाला माहौल होता है, तो सेलिब्रेशन हो, कोई फेस्टिवल हो, वो नहीं किए जाते हैं, या बहुत ही कम तरीके से, बहुत ही हल्का फुल्का सेलिब्रेशन होता है। तो उन्होंने कहा कि मेरा जो बर्थडे है वो भी बहुत ही न के बराबर सेलिब्रेशन उस दौरान हुआ, क्योंकि ग्रैंड माँ बीमार हो गई थी। ग्रैंड माँ डाइड इन जनवरी 1942 और ग्रैंड माँ की डेथ हो गई नेक्स्ट ईयर ही 1942 जनवरी में। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। वो कहती हैं कि कोई नहीं जानता मैं कितना ज़्यादा उन्हें याद करती हूँ, उनके बारे में सोचती हूँ, उन्हें अभी भी इतना प्यार करती हूँ। थिंक बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 was intended to make up for the other and grandma's candle was lit along with the rest। तो 1942 में जो मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन था वो बाकी चीज़ों की कमियों को पूरा करने के लिए था। मेकअप मतलब कि पूरा करना, ठीक है, यानी कि इतनी सैडनेस जो घर में फैली हुई है, तो शायद थोड़ा सा उस माहौल को लाइट करने के लिए मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया गया। और मेरे बर्थडे पे जो कैंडल्स लगी थी बर्थडे केक पे, उसके साथ मैंने एक और कैंडल जलाई अपनी ग्रैंड माँ को याद करते हुए, ऐसा उनका कहना है। The four of us are still doing well, and that brings me to the present date of 20 June 1942 and the solemn dedication of my diary। तो अपनी डायरी में ही लिखते वो कह रही हैं कि देखो ऐसा ऐसा हुआ, मैंने आपको ब्रीफ स्केच बता दिया अपनी फैमिली का और फिर ग्रैंड माँ की डेथ वगैरह एंड ऑल। अभी आज का दिन 20 जून 1942 है और हमारी फैमिली सब बढ़िया से रह रही है, अच्छे से रह रही है। और अभी मैं अपनी डायरी को के प्रति सॉलम डेडिकेशन यानी कि सीरियस डेडिकेट होकर के मैं सारी बातें उसमें लिखती हूँ और आज भी लिखूँगी, ठीक है। तो 20 जून 1942 का दिन है, सैटरडे का दिन है, और इस तरीके से वो डियरेस्ट किट्टी करके उसको रिप्रेजेंट करती हैं। और वो अपनी डायरी में क्या लिखती हैं ये देखिए। आर एंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट्स। The reason, of course, the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back। तो बेसिकली इस पैराग्राफ में वो बताने वाली हैं कि है ना, हमारे स्कूल में अभी डे बिफोर येस्टरडे, जब भी जो है पिछले दिनों उनकी क्लास में क्या हुआ होगा, जैसे रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है ना, तो एक मीटिंग होने वाली थी, रिज़ल्ट डिक्लेयर होने वाला था, और क्या डिस्कशन चल रही थी लोगों के बीच में, वो सारी बातें वो इसमें बता रही है। तो उसने कहा कि आर एंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन स्पूट्स, मतलब कि हमारी जो पूरी क्लास है बहुत ज़्यादा डर के मारे और नर्वसनेस के मारे परेशान हो रही थी, बहुत डरी हुई थी, नर्वस थी। क्यों? क्योंकि रीज़न इसका ऑफ कोर्स यही था कि अभी जो है थोड़े देर के बाद में टीचर्स की एक मीटिंग होने वाली थी, जिसमें ये बताया जाएगा कि कौन नेक्स्ट क्लास में प्रमोट होगा और कौन पीछे ही रह जाएगा, यानी कि कौन प्रमोट नहीं होगा। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स। आधी क्लास तो क्या कर रही है, शर्त लगा रही है। GN एंड आई लाफ ourselves silly at the two boys behind us, CN and Jax, who have stacked their entire holiday savings on their bed। अब यहाँ पे एनी फ्रैंक की एक फ्रेंड है जिसका पूरा नाम तो हमें मालूम नहीं, यहाँ पे नहीं मेंशन हुआ है, पर उनका उसकी नेम की अक्सर जैसे कि हम भी स्कूल में शॉर्ट फॉर्म रख देते थे, तो यहाँ पे उनकी एनी फ्रैंक के जो फ्रेंड हैं उनका नाम है GN, ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। तो वो कहते हैं कि GN और मे जो है ना, वो पागलों की तरह हमारे पीछे बैठे हुए दो बॉयज़ जिनका नाम CN और जैक्स थे, उनके ऊपर पागलों की जैसे हंसते रहते थे, ठीक है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ना अपनी हॉलीडे की जितनी भी सेविंग है वो दाव पर लगा दी थी, सिर्फ इसी में शर्त लगाने में कि कौन पास होगा और कौन फेल होगा। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट्स यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, यस यू आर, नो आई एम नॉट। तो दिन रात उनका सुबह से रात तक बस यही चलता रहता था कि तुम पास होने वाले हो, नहीं मैं नहीं, हाँ तुम, उसका नहीं मैं नहीं, यही सारी डिस्कशन उनके बीच में चलती रहती थी। किस में? उन दोनों बॉयज़ के बीच में, CN और जैक्स के बीच में। इवन GS pleading glances and my angry outburst can't calm them down। उसने कहा, और क्लास में ना जब हमारे पीछे बैठे रहते थे तो हम कई बार तो ना, जो मेरी फ्रेंड है GN, वो रिक्वेस्ट भरी नज़रों से उसकी तरफ देखती थी। प्लीडिंग ग्लांसेस का मतलब रिक्वेस्ट भरी नज़रों से उनकी तरफ देखती थी कि यार कब तो यार मतलब प्लीज़ चुप हो जाओ, ये बातें सुन सुन के ना बोर हो गए हैं, परेशान हो गए हैं। और इवन जो मेरा एंग्री आउटबर्स्ट था, एंग्री मतलब गुस्से वाले लुक से वो देखती थी, आउटबर्स्ट मतलब चिल्ला भी देती थी, बुरा भी बोल देती थी उनको,
एनी फ्रैंक। लेकिन ये सब चीज़ों से भी वो शांत नहीं होते थे। इफ़ यू आस्क मी, देयर आर सो मैनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक, बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ। अब वो कह रही हैं कि अगर आप मुझसे पूछो ना, कि मीटिंग तो होगी बाद में, टीचर तो बताएंगी सही कौन फेल होगा कौन पास होगा, लेकिन अगर आप मुझसे पूछो तो मैं आपको बताऊं कि ऐसे बहुत सारे डमीज़ हैं, है ना, जो कि अगर निकाले जाए ना इस क्लास से, तो क्लास का जो क्वार्टर हिस्सा है, मतलब कि 1/4 परसेंटेज जो होगा ना इस क्लास का, 1/4 पार्ट जो होगा इस क्लास का, वो पीछे ही रह जाएंगे, यानी उनको प्रमोट किया ही नहीं जा सकता, है ना। क्योंकि उसको लगता है कि ऐसे बहुत सारे डमीज़ हैं, मतलब कि ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं यहाँ पे जो बिल्कुल नहीं पढ़ते, जो अक्सर एब्सेंट रहते हैं, ठीक है, जिनका कि स्टडी में कोई ध्यान ही नहीं है। तो ऐसा उनका सोचना है। लेकिन उन्होंने साथ में यह भी मेंशन किया कि टीचर्स जो है ना, वो इस अर्थ पे सबसे ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर है। तो मैं कंफर्म भी नहीं कह सकती इस बात को। अनप्रेडिक्टेबल का मतलब होता है जिस पे आप गेस नहीं कर सकते, मतलब कुछ भी हो सकता है, आप कह नहीं सकते कि ऐसा ही होगा, है ना, कोई श्योरिटी नहीं है। कैसे? क्योंकि टीचर्स जो हैं, आप खुद भी सोचो कि स्कूल में जब कोई स्टूडेंट होता है, वो ब्राइट स्टूडेंट होता है, मतलब कि कोई स्टूडेंट जो है किसी न किसी टीचर का फेवरेट होता ही है, हर एक स्टूडेंट, है ना। तो मतलब कि वहाँ पे कभी वो टीचर जो है उसकी हैंड राइटिंग से इम्प्रेस होके, कभी उसकी पिछली परफॉर्मेंस से बेटर अगर उसने परफॉर्म किया है तो वो सोच करके वो मार्क्स थोड़े ज़्यादा दे ही देते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि हर एक स्टूडेंट की इमेज होती है टीचर के दिमाग में, राइट। तो यहाँ पे इसलिए वो कह रहे हैं कि वो अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। आगे वो बताती हैं, आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ। उसने कहा मुझे मेरी चिंता नहीं है, ना मुझे मेरी चिंता है ना मेरी गर्ल फ्रेंड्स की चिंता है। वी विल मेक इट, हम तो इसे कर ही लेंगे, मतलब हम तो पास हो ही जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इस मैथ्स। केवल एक ही सब्जेक्ट है जिसके बारे में बिल्कुल भी श्योर नहीं हो जिसमें पास हो पाऊंगी कि नहीं, और वो है मैथ्स। एनीवे ऑल वी कैन डू इज़ वेट। उन्होंने कहा खैर कुछ भी हो, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ वेट ही कर सकते हैं। अनटिल दैन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज़ हार्ट। और तब तक हम एक दूसरे को सिर्फ ये कह सकते हैं कि डोंट लूज़ योर हार्ट, मतलब कि घबराओ मत, परेशान मत हो, जो होगा बढ़िया ही होगा। तो इस तरीके से उनके बीच में डिस्कशन चलती रहती है। आई गेट अलॉन्ग प्रिटी वेल विद ऑल माई टीचर्स। वो बताती हैं कि मेरा सभी टीचर्स के साथ में बढ़िया ही सब कुछ चल रहा था, मतलब कि सारे टीचर जो है लगभग मुझे पसंद ही करते थे, सबको मेरा बिहेवियर पसंद था, मुझे भी सारे टीचर्स अच्छे लगते थे। देयर आर 9 ऑफ दैम, 7 मैन एंड 2 वीमन। वो कहती हैं कि 9 टीचर्स जो हैं हमें पढ़ाते थे, जिसमें से 7 तो मैन थे और 2 वीमन थी। मिस्टर कीजिंग, द ओल्ड फोगे हु टीचेस मैथ्स, वॉज एनॉयड विद मी फॉर एजेस बिकॉज आई टॉक्ड सो मच। लेकिन मेरे जो मैथ्स टीचर थे, वही मैथ्स जिससे मुझे बहुत डर लगता था, जिसके बारे में मैं श्योर भी नहीं थी कि पास हो पाऊँगी कि नहीं, वही मैथ्स के टीचर मिस्टर कीजिंग जो है, मुझसे लगता था कि काफ़ी समय से परेशान थे, चिढ़े हुए थे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बात करती थी क्लास में। और होता भी है, जिस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट नहीं आता है, बोरिंग लगता है या आपको मज़ा नहीं आता, तो आप उसमें क्या करते हो, टाइम पास करने के लिए बातें करती हो। तो शायद यही वजह थी कि वो मैथ्स के पीरियड में बहुत बातें भी करती थी। अब आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइन मी एक्स्ट्रा होमवर्क। अब बहुत सारी वार्निंग्स उनको कई बार मिलती थी, लेकिन वो तब भी बातें करना कंटिन्यू करती थी। तो उनके जो मैथ्स के टीचर थे, उन्होंने उनको एक टॉपिक पे असाइन किया, क्या एक एक्स्ट्रा होमवर्क असाइन किया। उन्होंने एक ऐसे लिखने के लिए उनको दिया, एन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स। एक ऐसे जिसका टाइटल था अ चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स का मीनिंग क्या होता है, वो बंदा, वो पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा बातें करता है, यानी उसके पास खजाना है, बॉक्स है जिसमें बहुत सारी बातें निकलती हैं, जिसमें से बातें निकलना ख़त्म ही नहीं होती। तो ऐसे इंसान को हम कहते हैं अ चैटर बॉक्स। तो उन्हें होमवर्क मिला कि आपको इस पे ऐसे भी लिख के लेके आना है। अ चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट। वो कहती हैं कि चैटर बॉक्स आप क्या ही लिख सकते हो इसके बारे में। आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर, आई डिसाइडेड। लेकिन मैंने सोचा कि मैं इसके बारे में बाद में सोचूंगी। आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, tucked it in my bag and tried to keep quiet। तो मैंने वो जो टाइटल है ऐसे का अपनी नोटबुक में लिखा, अपने बैग में उस नोटबुक को रख दिया और चुप रहने की कोशिश की। दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क,
द नोट अबाउट द AC caught my eye. अच्छा, अब उस शाम को जब मैंने सारा होमवर्क फिनिश कर लिया तो मेरी जो नज़र है वो उस टॉपिक पे पड़ी, उस AC के उस टॉपिक पे. आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल स्विंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन. और जैसा कि अक्सर होता है, छोटे बच्चे, आप लोगों ने भी किया होगा कि स्कूल में या होमवर्क जब हम कर रहे होते हैं, कुछ लिखने कुछ सोच रहे होते हैं, तो हमारा जो पेन है वो डायरेक्ट हमारे पेन की जो टिप है जो वो कहाँ चला जाता है, डायरेक्ट हमारे मुंह में चला जाता है ना. उसको चबाते हुए हम कुछ सोचना शुरू कर देते हैं. एनी वन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स, बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विथ कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग. रैम्बल ऑन का मतलब होता है टॉक और राइट एमलेसली फॉर लॉन्ग. कहने का मतलब है, जैसे कि आप भी ऐसा किया होगा अक्सर, है ना, जब कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए एग्ज़ाम में और जिसका आपको आंसर आता नहीं है या आप ज़्यादा फैक्ट्स नहीं लिख सकते उसके बारे में. सपोज़ 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, और आपको 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही उसकी चीज़ें आती है लिखनी, तो आप क्या करते हो, आप उसमें लाइंस बीच में छोड़ देते हो, या एक लाइन में जहाँ 10 वर्ड्स आने चाहिए आप उसमें 4 ही वर्ड्स लिखते हो, 5 वर्ड्स लिखते हो, और इस तरीके से बहुत सारे स्पेस छोड़ते हुए आप जो है उसको लॉन्ग बनाने की कोशिश करते हो, राइट. लेकिन यहाँ पर भी वो यही कह रही हैं कि मैं चाहती तो मैं भी ऐसा कर सकती थी, कुछ भी उसमें लिख सकती थी, लेकिन जो है मुझे ना ऐसा कुछ लिखना था, कुछ ऐसे कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स उसमें डालने थे जिससे कि मिस्टर कीजिंग कन्विंस हो जाए, मान जाएं उन आर्ग्यूमेंट्स को, उन फैक्ट्स को पढ़ के कि यार बातें करना ना इम्पॉर्टेंट होता है, तो वो मुझे आगे से ना ऐसा कोई एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं देंगे. ऐसी बातें वो उसमें लिखना चाहती थी. आई थॉट एंड सडनली आई हैड एन आइडिया. तो उन्होंने कहा, मैंने सोचा, बहुत सोचा, और अचानक से मेरे मन में एक विचार आया. आई रॉट द 3 पेजेस मिस्टर कीजिंग हैड असाइंड मी एंड वॉज सेटिस्फाइड. तो ऐसे करके मैंने 3 पेजेस लिख डाले और मिस्टर कीजिंग ने जो है वो इसको पढ़ के बहुत सेटिस्फाई भी हो गए. आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज a strength trait and I would do my best to keep it under control, but that I would never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much as I did, if not more, and that there is not much you can do about inherited traits. अभी देखो उन्होंने ऐसा कौन सा उन्होंने आर्ग्यूमेंट दिया जिससे वो सेटिस्फाई हो गए. तो देखो उन्होंने क्या लिखा है. उन्होंने लिखा कि देखो ऐसा है सर मिस्टर कीजिंग कि बातें करना ना वो तो स्टूडेंट का ट्रेट होता है. ट्रेट मतलब क्वालिटी होती है, बच्चों को बातें करने की आदत होती है, और वैसे मैं इसको पूरा कंट्रोल करने की कोशिश करूँगी, लेकिन ऐसा है कि मेरा जो है ना ये आदत वो पूरी तरीके से क्योर तो नहीं हो सकती, मैं पूरी तरीके से आदत को ख़त्म नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी मॉम जो है ना वो ज़्यादा नहीं तो मेरे जितना तो बातें करती ही थी. और आपको मालूम ही है कि आप जो है इनहेरिटेड ट्रेट्स जो होते हैं, यानी वो ट्रेट्स, वो क्वालिटीज़ जो आपको आपकी एंसेस्टर्स से मिलती है, आपने अपने पेरेंट्स से मिलती है, तो आप उन आदतों को तो अपने से बिल्कुल हमेशा के लिए अपने से दूर कर ही नहीं सकती. तो बातें करना भी मेरे अंदर नेचुरली क्वालिटी है, नेचुरल गुण है, तो आप कैसे उससे दूर कर सकते हो. तो ऐसे आर्ग्यूमेंट पढ़ करके मिस्टर कीजिंग भी जो है कुछ नहीं कह पाए. आगे वो कहती हैं, मिस्टर कीजिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स, बट व्हेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन ही असाइंड मी अ सेकेंड एसे. दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी ऑन एन इनकॉरेजिबल चैटर बॉक्स. उन्होंने कहा उस टाइम तो मेरे आर्ग्यूमेंट्स पढ़ करके बहुत हंसी आई उनको कि ये मुझे को सेटिस्फाई करने के लिए क्या क्या लिख के आ गई, लेकिन फिर भी मैंने बातें करना तो बंद किया नहीं. तो अगले लेसन में मुझे उन्होंने फिर से एक होमवर्क दे दिया, एक सेकंड ऐसे लिखने को दे दिया जिसका टाइटल था एन इनकॉरेजिबल चैटर बॉक्स. यानी कि एक ऐसा चैटर बॉक्स, एक ऐसा ह्यूमन बीइंग जो बातें तो बहुत करता ही है लेकिन आप उसे बिल्कुल सुधार ही नहीं सकते, क्योंकि मैंने जैसे इतना समझाया पर ये नहीं सुधर रही है, तो इनकॉरेजिबल चैटर बॉक्स करके उनको ऐसे लिखने को दिया गया. आई हैंडेड इट इन एंड मिस्टर कीजिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन्स. उन्होंने कहा लेकिन कोई बात नहीं, मैंने उस पर भी उनको ऐसे लिख करके दे दिया, सौंप दिया, और तो मैंने उन्हें वो ऐसे सौंप भी दिया. और मिस्टर कीजिंग जो है उन्होंने 2 होल लेसन तक, मतलब कि 2 क्लासेस तक तो मुझसे कुछ भी नहीं कहा. जब 2 पीरियड हमने पढ़ लिए मैथ्स के, 2 दिनों तक उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं कहा, इस बारे में कोई कंप्लेन नहीं की. लेकिन हाउएवर ड्यूरिंग द 3rd लेसन ही हैड फाइनली हैड इनफ. तीसरा लेसन जब आया, तीसरी क्लास जब हुई मैथ्स की, तो उनका फाइनली उनका जो है
वो नहीं बर्दाश्त कर पाए मैं, क्योंकि बहुत बातें कर रही थी, तो उन्होंने मुझे एक बार फिर से एक और ऐसा लिखने को दिया। तो उन्होंने देखो आगे वो बता भी रही हैं कि एनी फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास राइट एन ऐसे इंटाइटल्ड क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चेस्टर बॉक्स। उन्होंने कहा कि क्योंकि तुम क्लास में बहुत बातें कर रही हो, तो एज अ पनिशमेंट एनी फ्रैंक तुम्हें एक ऐसे लिखना है, और इस पर टाइटल है क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटअप बॉक्स। ठीक है। अब क्वैक 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 आप जानते हो ये एक साउंड है ना, जो डक साउंड करते हैं उनका। तो उन्होंने कहा, उन्होंने ये टाइटल इसलिए दिया जानबूझकर मिस्टर किजिंग ने, कि ताकि उनको ह्यूमिलेटेड फील हो, ताकि वो इंसल्टेड फील करें। लोग जब उनका मजाक बनाएंगे, बच्चे हंसेंगे उनके ऊपर, तो उन्हें बुरा फील होगा और वो इस तरीके से बातें करना बंद कर देंगी। लेकिन एनी फ्रैंक भी एनी फ्रैंक थी, वो बहुत ही फ्रैंक थी एक्चुअली में, तो उन्होंने ऐसा नहीं किया। आगे देखते हैं। द क्लास रोअर्ड। क्लास जो है बहुत ज़ोर से हंसने लगी। रोअर का मतलब कि जैसे होता है ना कि कोई किसी एक बच्चे को बहुत बुरी तरीके से डांट दे, ऐसे कोई बात हो जाए, तो पूरी क्लास जो है काफ़ी ज़ोरों से हंसना शुरू कर देती है। आई हैड टू लाफ टू दो आई हैड नियरली exhausted my ingenuity on the topic for chatter boxes। उन्होंने कहा पूरी क्लास तो हंसी रही थी, मुझे खुद भी हंसी आ गई ये जो है टॉपिक सुन कर के। और उन्होंने कहा कि लेकिन वैसे ना मैं लगभग अब थक चुकी थी चैटर बॉक्सेस टॉपिक पे लिख लिख करके। ठीक है। एग्जॉस्टेड मतलब टायर्ड, और इनजेन्युइनिटी का मतलब होता है ओरिजिनलिटी एंड इन्वेंटिवनेस। मतलब कि मैं ओरिजिनल जो बातें उसमें लिख रही थी अपने एसेज में, जो नई नई चीज़ें इन्वेंट कर रही थी, अब वो सारी बातें ना मेरे दिमाग में आ नहीं रही हैं। खैर, इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स, समथिंग ओरिजिनल। उन्होंने कहा ऐसे तो मैं इस बार भी लिखूंगी, इस बार फिर से मिस्टर कीजिंग को सेटिस्फाई करने की कोशिश करूँगी कि जो बातें करना है वो तो इम्पॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि लेकिन इस बार मुझे कुछ ओरिजिनल लिखना पड़ेगा, कुछ डिफरेंट ही लिखना पड़ेगा। माई फ्रेंड सैनी हु इज़ गुड एट पोइट्री ऑफर टू हेल्प मी राइट द एसे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इन वर्स एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय। तो वो कहती हैं कि अच्छा हुआ मुझे इस बार मेरी फ्रेंड मिल गई। मेरी एक फ्रेंड जिसका नाम सैन था, वो पोइट्री में बहुत ही अच्छी थी, तो उसने मुझे ऑफ़र किया कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी इस ऐसे को लिखने में, बिगनिंग से लेके एंड तक, वो भी किस में, वर्स में। क्योंकि पोइट्री में अच्छी थी वो, तो उसने कहा पोइट्री के फॉर्म में तुम अपने ऐसे को लिखना। और मैं खुशी के मारे जंप करने लगी। मिस्टर किजिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जॉक ऑन मी विद रिडिकुलस सब्जेक्ट, बट आई वुड मेक श्योर द जॉक वॉज ऑन हिम। तो उन्होंने सोचा कि मिस्टर कीजिंग जो है मेरा मजाक बनाने की कोशिश कर रहे थे इस अजीब से रिडिकुलस हास्यास्पद टॉपिक को देख कर के, लेकिन मैं पूरा श्योरिटी करूँगी इस बात की कि जोक जो है उनके ऊपर था, यानी कि मजाक मेरा नहीं उनका बनेगा। आई फिनिश माई पोम एंड इट वॉज ब्यूटिफुल। उन्होंने कहा मैंने अपनी पोम को फिनिश किया और बहुत ही अच्छी थी। इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वान विथ 3 बेबी डकलिंग्स हु वर बीटन टू डेथ बाय द फादर बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच। ठीक है। मतलब उन्होंने जो ऐसे लिखा, जो वर्स की फॉर्म में, उसमें क्या लिखा उन्होंने कि एक मदर डक थी और एक फादर स्वान थे। ठीक है। और उनके 3 बेबी डकलिंग्स थे, 3 बच्चे थे, और फादर ने ही अपने तीनों बच्चों को मार दिया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्वैक क्वैक करते थे। कहने का मतलब फादर ने अपने बच्चों को जो बहुत बातें करते थे उन्हीं को मार दिया। हाँ। तो कहीं ना कहीं मिस्टर कीजिंग को वो ये रियलाइज़ कराना चाहती, कहीं ना कहीं अगर आपके बच्चे भी अगर बहुत ज़्यादा बातें करेंगे तो क्या आप भी ऐसे ही करोगे? भाई बच्चे हैं, बच्चों को बातें करना पसंद होता है, वो बातें करते हैं बहुत ज़्यादा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो हैं उनको इतना सीरियसली लो। उनकी उनकी जो उनका बचपना है उसको आप ख़त्म करने की कोशिश करो। उनको इतना स्ट्रिक्ट होकर कि उनके साथ में आप उनका बोलना ही बंद कर दो। आप ऐसी इतना ज़्यादा जो है रूट उनके साथ नहीं हो सकते। ठीक है। तो ये जो है उन्होंने इस स्टोरी के थ्रू उनको बताने की कोशिश की, है ना। लकीली मिस्टर कीजिंग टुक द जोक द राइट वे। और ये बहुत ही अच्छी बात थी कि फॉर्चुनेटली लकीली मिस्टर कीजिंग जो है उन्होंने इस जोक को राइट तरीके से लिया। अगर वो इसको राइट तरीके से नहीं लेते तो वो शायद ये सोच सकते थे कि अच्छा ये मतलब मुझे ही समझा रही है, मुझे ही सिखा रही है, मतलब मेरे पर्सनल मतलब मेरी मुझे पर्सनल तरीके से मुझे ही बताने की कोशिश कर रही है कि मैंने जो कहा वो गलत कहा। तो वो गलत तरीके से लेते तो वो और ज़्यादा रूड हो जाते हैं और यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा फंस सकती थी। उन्हें स्कूल से भी निकाला जा सकता था, जो भी है, बट लकीली उन्होंने उसको सही तरीके से लिया।
He read the poem to the class, adding his own comments and to several other classes as well. और अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस पोम को क्लास में भी रीड किया, दूसरी क्लासेस में भी सुनाया, इवन अपने कुछ कमेंट्स भी इसमें ऐड किए. Since then I have been allowed to talk and haven't been assigned any extra homework. उन्होंने कहा कि तब से मुझे ना तो कोई एक्स्ट्रा होमवर्क मिला और इवन मेरी बातें करना भी अलाउ कर दिया गया, यानी कि मुझे अभी वो ना इतना डांटते नहीं थे पहले की तरह. ऑन द कॉन्ट्रेरी मिस्टर कीजिंग इज ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज. और उल्टा बल्कि अब तो क्या हो रहा है, मिस्टर कीजिंग जो हैं वो हमेशा मजाक करते रहते हैं, जोक्स सुनाते रहते हैं सभी क्लासेस में. योर्स एनी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल विथ स्लाइट अडेप्टेशन. ठीक है, तो इस तरीके से वो अपनी ये डायरी को, यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है फिनिश होता है, वो द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट जो कि हमने पढ़ा इस चैप्टर के थ्रू. तो ये था द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल का एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, हमारा चैप्टर. इंपॉर्टेंट डेट्स आपको यहाँ पे याद रखनी है. आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्लियर भी हो गया होगा. फिर भी कोई डाउट्स हैं, कोई भी आपकी चीज़ आपको जो समझ में नहीं आई हो, आप मुझे बता सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. ठीक है, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग.